हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज आपका बायोलॉजी का सेट 2 होने जा रहा है। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपका जिस तरह से पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का पहला सेट हम लोग किए थे, आज उसी प्रकार से उसी तर्ज पे बायोलॉजी का दूसरा सेट आप लोगों के सामने है। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में भी पिछले क्लास के तरह टॉप 42 क्वेश्चंस है ना, टॉप 42 क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स है ना, ऑल चैप्टर से लिया गया है ना। आप सभी लोग लाइव रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रथम जनगणना की कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई है ना। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया भारत में जनगणना की शुरुआत जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था, 1881 है ना। जिस समय भारत क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में ही भारत की जनगणना, पहली जनगणना हुई थी 1881 में। बोलोगे सर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है 1881। चलिए दूसरा बात समझिए है ना। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कहीं आपको 1881 देगा, कहीं 1951 देगा। दोनों मायने में दोनों ऑप्शन आपका सही है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई है? 1951 में। तो 1951 को आप लोग यहां से टिक आउट कर सकते हो कि 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? पादप शरीर की जो कोशिकाएं हैं यह अगुणित होता है। किसमें अगुणित होता है, जल्दी से बताइएगा। पादप शरीर की कोशिकाएं अगुणित होती है, किसमें होती है? तो पादप शरीर की कोशिकाएं शैवाल में भी अगुणित है, कवक में भी अगुणित है, ब्रायोफाइट्स में भी अगुणित है। इसलिए यहां पे होगा इनमें से सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका इनमें से सभी। निम्नांकित में किस पादप काय का जब बात किया जाए तो पादप काय यानी पादप का शरीर, और अगुणित कहने का मतलब हो गया गुणसूत्र की संख्या n, गुणसूत्र की संख्या n। ओके, चलिए आगे देखिए। सुकेंद्रीय है ना, सुकेंद्रीय कहा जाता है आपका, डीएनए को सुकेंद्रीय कहा जाता है। ठीक है, सुकेंद्रीय कहा जाता है वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक हो, यानी यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में टीआरएनए, 5SR RNA, SNRNA का अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम के अंतर्गत, यानी इसमें जो है कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? तो यहां पे पार्टिसिपेट करने वाला है आरएनए पॉलीमराज थर्ड। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी का जैसे ही बात किया तो समझ लीजिए कि यहां पे मेमेलिया का बात किया जा रहा है। मेमेलिया शिशुधानी प्राणी में अनुकूली विकिरण जो है यह किस क्रम विकास का उदाहरण है? अपसारी, अभिसारी, साल्टेशन या इनमें से कोई नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया के मेमेलिया जो है यह अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। किस क्रम विकास का उदाहरण है? अभिसारी क्रम विकास का। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बोलता है फलेरिया किस रोग का वाहक है? फलेरिया का देखिए, फलेरिया जो है इसको दूसरा
दूसरा नाम इसका हो जाता है एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस इसका दूसरा नाम हो गया। इसके अलावा इसको हम हाथी पांव के नाम से जानते हैं, हाथी पांव, ठीक है। एलिफेंटेसिस या हाथी पांव, यह जो रोग है, इस रोग का वाहक यानी कैरियर कौन है ना। तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, 2 नर और 2 मादा। आपको बार बार हम बताते हैं कि नर मादा जो है वो खून नहीं चूसती है। नर मच्छर जो है यह खून नहीं चूसता है। खून घर हो या बाहर हो, खून चूसने का काम मादा का है, ठीक है। तो ये दोनों तो यहीं से ऐसे ही निकल गए कि ये दोनों नहीं होंगे। मादा एनोफिलीज आपको पता है कि यह मलेरिया का वाहक है। किसका वाहक है? मलेरिया का वाहक है। और रह गया मादा क्यूलेक्स। यहां ऑप्शन पर छटनी हो गया और ये आंसर निकल के क्या आ गया? मादा क्यूलेक्स। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय, पारजीवी यानी ट्रांसजोनिक, ट्रांसजोनिक काव किसका उदाहरण है? ट्रांसजोनिक काव का नाम क्या है? ट्रांसजोनिक काव का नाम क्या है? रोजी। ट्रांसजोनिक काव का नाम क्या है? रोजी है ना। और डॉली जो है यह ट्रांसजोनिक भेड़ का नाम है। सबसे पहला जो ट्रांसजोनिक भेड़ बना था उसका नाम था डॉली, और ट्रांसजोनिक गाय जो था, ट्रांसजोनिक काव जो था उसका नाम था रोजी। क्लियर? चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है वैसी जीवाणुओं का समूह जो फफूंदी की तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है ना। वैसे जीवाणुओं यानी वैसे बैक्टीरियाओं का समूह जो फफूंदी यानी कवक के साथ जुड़कर क्या जाल जैसी संरचना बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? हम फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर सीजर, या इसको आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कह सकते हैं, है ना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। विशिष्ट शाख अनुक्रम को, जैसे आप लोग देखे होंगे कि इको आरआई जो है, इको आरआई, इसके पहचानने का जो क्रम है GGAATTC, हाँ TTC, ये यहां से इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरह से है आपका किसका? इको आरआई का पहचान। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को हम क्या कहते हैं? इस क्रम को कहा जाता है पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अणु। पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स अणु, पॉलिंड्रोम कहा जाता है कि अगर इसके विपरीत में भी चलेंगे तो बात वही आएगा। पॉलिंड्रोम्स किसको कहा जाता है? जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़िए बात समान आने वाला है। जैसे डालडा, है ना, डालडा क्या है? आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, डालडा ही आएगा। इसी तरह से यहां पर अगर जो इसका उल्टा करना शुरू कर देंगे तो इसका भी समान ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति में इनमें से किसके द्वारा संपादित किया जाता है? किसी भी जीन का जो अभिव्यक्ति यानी उसका जो गुण है वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा बताया जाता है? तो यह होगा आपका एंटीजेंस आरएनए, एंटीसेंस आरएनए के द्वारा यह क्या किया जाता है? कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति को बताया जाता है, अभिव्यक्ति को दिखाया जाता है। क्लियर है ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है प्रतिजैविक प्रतिरोधी यानी एंटीबायोटिक से प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव यानी उद्भवन विकास कैसे होता है ना। उसका उदाहरण क्या है? अनुकूल विकिरण ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, अपसारी क्रम विकास। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। किसी समुदाय में अगर पहले से कोई विभिन्नता स्थित है तो यह क्या है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव का कारण बनता है, यानी उसके उद्भवन का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। आहार श्रृंखला में सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जैसे कि अगर हम यहां एक आहार श्रृंखला बना लें, घास, जंगली आहार श्रृंखला हम बना रहे हैं, घास,
हिरन, और हिरन को खाएगा शेर। ठीक है, हिरन को कौन खा लिया? शेर खा लिया। तो अब यहां पे बोल रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा। तो आपको पता है कि घास ऊर्जा देगा हिरन को, हिरन ऊर्जा देगा शेर को। यहां पर अपोजिट लाइन में नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। तो एक ही दिशा में क्या हो रहा है? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलागत ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभयारण्य जो है यह असम राज्य में है। कहां है? असम में है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है यह किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, क्वेश्चन नंबर 13, यह बनता है ओजोन यानी O3, पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 से। इससे जो है आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण होता है। आगे है ईस्ट में प्रजनन। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन अलैंगिक जनन के मुकुलन यानी बर्डिंग, बर्डिंग के माध्यम से, इसमें मुकुलन के माध्यम से क्या होता है? प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्त्री मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र होता है? जैसे ही स्त्री की बात यानी मादा की बात होगी तो मादा में गुणसूत्र जो होता है वह यक्स यक्स होता है ना। मादा में गुणसूत्र यक्स यक्स होता है। तो यहां पे देख लीजिए यक्स यक्स यहां है तो ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम की प्रमुख भूमिका होती है? डीएनए के द्विगुणन, द्विगुणन यानी कहने का मतलब हो गया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में किस एंजाइम की प्रमुख भूमिका होती है? तो यह है आपका डीएनए के द्विगुणन में, है ना। डीएनए के द्विगुणन में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? डीएनए पॉलीमराज। डीएनए पॉलीमराज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक मानव का नवीनतम तथा सीधा प्रगति के इतिहास कौन है? आधुनिक मानव का नवीनतम यानी आधुनिक मानव का मतलब कि कहने का कह सकते हैं कि एकदम करीबी पूर्वज कौन है? करीबी पूर्वज कौन है? कॉमेग्नॉन, है ना, कॉमेग्नॉन। ठीक है, 17 हो गया। 18 में देखिए, सहलग्नता समूह यानी लिंकेज समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14। तो आपको पता होना चाहिए कि संलग्नता समूह हमेशा n पर होता है यानी 2n = 14। तो n = 14/2 यानी 7। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी NIF हेतु किसका प्रयोग करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन फिक्सिंग हेतु हम नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम धान की खेती के लिए ज्यादा उपयोग में लाते हैं, धान की खेती के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? यह जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक है। जीवित सूक्ष्मजीव का भोजन संपूरक है कौन? प्रोबायोटिक्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल की भेड़, पश्मीना नस्ल की भेड़, ये भेड़ है, यह भेड़ जो है क्या है? यह तो भेड़ की है, सही बात है, बकरी की नहीं होगी। भेड़ और बकरी का संकरण नहीं होगा। यह कश्मीरी भेड़ और अफगान संकर,
कश्मीरी और अफगान भेड़ के संकर से हाइब्रिड से प्राप्त हुआ है। कौन नस्ल? पश्मीना नस्ल। पश्मीना नस्ल की जो भेड़ें हैं यह खास करके कश्मीर यानी ठंडे इलाके में पाई जाती है और इनका ऊन जो होता है वह बहुत ही कीमती होता है, बहुत कीमती ऊन इनसे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा जीन थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया गया था? सबसे पहले क्लिनिकल जीन चिकित्सा किस रोग के लिए उपयोग में लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22, यह लाया गया था एडिनोसिन डायमिनेज की कमी में इसका सबसे पहला उपयोग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कृषि जैव प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख तकनीक क्या है? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख तकनीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी में उत्तक संवर्धन यहां पर सबसे प्रमुख है। अगर जो यहीं पर पूछा जाता है कि जैव कृषि में सबसे ज्यादा तकनीक किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे ज्यादा पादप प्रजनन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पादप प्रजनन यानी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेकिन यह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पूछा है, तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उत्तक संवर्धन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे है बाघ उपभोक्ता है। अभी तुरंत इस चीज को हम दर्शाए थे कि घास को खा गया हिरण और हिरण को खा गया बाघ। तो बाघ जब खाया हिरण को, तो देखिए ये हो गया हमारा उत्पादक, ये हो गया प्रथम उपभोक्ता और ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत ये आएगा, या फिर द्वितीय श्रेणी नहीं बोल करके इसको उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाघ के बाद आगे आहार श्रृंखला नहीं बनेगा, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें भारत के अंदर 2 हॉटस्पॉट हैं, है ना। 2 हॉटस्पॉट हैं। पहला है आपका पूर्वी हिमालय या पूर्वी हिमालय कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो वाला, और दूसरा है हमारा पश्चिमी घाट। आप ये भारत का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, दक्षिणी भाग में जो है कि जब भारत का जो इंडिया का जो मैप चलता है, इंडिया का मैप यहां से गुजरात के कच्छ से जो इस तरह से नीचे आता है और फिर ये यहां से ऐसे निकलेगा, तो ये यहां से जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये यहां से ऐसे, ये जो है इसी को हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न घाट में ज्यादा पोर्ट होने के कारण, इधर बंदरगाह ज्यादा होने के कारण इधर उतनी बायोडायवर्सिटी नहीं पाई जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में वेस्टर्न घाट में पोर्ट की संख्या जो है यह एक गुजरात में है, 2 गुजरात में है और एक यहां पर मुंबई में है ना, महाराष्ट्र के पास। तो 3 पोर्ट जो है यह ऊपरी छोर में है, लेकिन नीचे वाले छोर में कोई बड़ा पोर्ट नहीं है, जिसके कारण ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहां पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट यही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए 26 पर बोलता है वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा चौड़ा खाली घुमा करके रख दिया है। ये कुछ इस क्वेश्चन में कोई जान उन नहीं है ना। सीधा इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाना चाहिए था कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है यह डॉवसन यूनिट में, डॉवसन इकाई में मापी जाती है।
क्लियर है? डॉप्सन इकाई में क्या मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाल फिलहाल में कोरोना के समय में भारत का विश्व की मृत्यु दर सबसे ज्यादा हो गई थी, है ना? तीव्र ह्रास आ रहा था जनसंख्या में। वो जो तीव्र ह्रास आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या अवनमनपन, है ना? जनसंख्या अवनमनपन। क्वेश्चन नंबर 28, एमनियोसेंटेसिस। यहां पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखाएगा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या कहलाता है? क्या है? यह एक जांच प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? गर्भाशय के भ्रूण के आनुवांशिक विकार को ज्ञात किया जाता है, पता लगाया जाता है कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। अगर वो उस विकार को हम दवा से दूर कर सकते हैं तो दवा से हम उसे दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य यहां पूछा गया है। देखिए, संतान के सही माता पिता की पहचान करना, सही बात है, ये भी होगा, ये होगा। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की जांच करना, ये भी सही है, ये भी सही है ना? संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, ये भी सही है। यानी यहां तीनों सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, है ना? आंसर नंबर डी। ओके, चलिए 29 हो गया। 30 पे आ जाते हैं। जैव रिएक्टर, बायो रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर जो है यह अनुकूल परिस्थिति में किस चीज का निर्माण करता है ना? ये बताना है ना? तो जब अनुकूल परिस्थिति आएगा, उत्पादक बढ़ेगा, जीव भी बढ़ेंगे और माध्यम भी बढ़ेंगे, यानी इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा, देखिए इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यह क्या है? प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ के 4 कॉलम है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो ये जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का उदाहरण है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का उदाहरण है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है, तो यहां पे आप इसको सही कर सकते हो, प्रोटोजोआ। इसके संक्रमण से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से अमीबिये पेचिस नाम की रोग होती है। अमीबिये पेचिस नामक रोग होती है। इस अमीबिये पेचिस को हम अमीबिएसिस के नाम से भी जानते हैं, है ना? अमीबिएसिस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद नहीं है। एजोटोबैक्टर जैविक खाद है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, देखिए बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है, यह जो बीटी है, यह जैविक खाद नहीं है। यह जैविक खाद नहीं है। पूछोगे सर ये क्या है? तो यह है जैव पीरकनाशी, है ना? जैव पीरकनाशी है। इसका उपयोग कपास पर किया जाता है। कपास के फसल को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसके द्वारा सुरक्षित कपास यानी बेसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा सुरक्षित कपास को हम बीटी कपास के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? बीटी कपास के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? 32 हो गया। 33, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से। नोटेटम, है ना? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाने वाला यह पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 34, एल्कोहल के सिरके, एल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है?
जब हम चीनी के घोल में किस चीज को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिरका बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34 है ना। एजिटेट एसिटिआई है ना, एसिटिआई के जब इसको हम मिलाएंगे अल्कोहल में तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सिरका प्राप्त हो जाएगा। यह एक सूक्ष्मजीव है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन नीमोटोडा तंबाकू, नीमोटोडा एक तंबाकू की जाति है, इसके जड़ को संक्रमित करता है, इसके जड़ को कौन संक्रमित करता है। तो देखिए बेसिलस थुरिंजिएंसिस का बात अभी हम बता दिए। बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है, जैविक पीड़कनाशी है जो कि कपास के लिए उपयोग होता है। ये जो क्राई-एसी है, यह बेसिलस थुरिंजिएंसिस में ही पाया जाता है, जिसको हम क्राइजीन के नाम से जानते हैं। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मेलोइड जीन इकोग्निटा है ना, मेलोइड जीन इकोग्निटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन यानी मरुस्थल में पाया जाने वाला पादप जो है यह क्या है ना, कौन इसका एग्जाम्पल है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें नागफनी और अगेव दोनों हो जाएगा। आइए 37, तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब द्वारा है ना, तालाब में जो पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तालाब द्वारा निरूपित जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी तालाब में जो पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंटिक। उनको हम क्या बोलते हैं, लैंटिक बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लैंटिक के नाम से जानते हैं। 37 ठीक है, 37 हो गया। 38 देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया यानी कब प्रस्तुत किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या कब प्रस्तुत किया गया, यह किया गया था 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है यह 1972 में पारित किया गया। 39 क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता। किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता। हालांकि अभी जो है कि पूरे भारत में चीता समाप्त हो चुका है, लेकिन यह 12th के बेसिस पर पूछा जा रहा है। यानी हमारा जो एडिशन है, बिहार बोर्ड का एडिशन बहुत पुराना है, इसलिए आपको उसी के तरह से आंसर देना पड़ेगा। 39 जो है यह है आपका डी, गिर। गिर में जो है चीता नहीं पाया जाता था, बाकी यह तीनों में चीता पाया जाता था। हालांकि अभी जो है पूरे भारत से चीता गायब हो चुका है और अभी जो है ये क्या बोलते हैं आपका मोदी जी ला करके चीता कूनो नेशनल पार्क में छोड़े हैं, है ना। नामीबिया से जो चीता आए थे उनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। वो कूनो नेशनल पार्क में ही अभी चीता है, बाकी कहीं भी चीता नहीं है। लेकिन जिस समय चीता की आबादी भारत में रहा करती थी उस समय चीता की आबादी गिर नेशनल पार्क में नहीं होती थी। गिर नेशनल पार्क में शेर और वाघ की आबादी होती थी, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर और सुंदरवन में चीता की आबादी निवास करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सहेली जो कि एक मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी मादा के गर्भ निरोध यानी में लाया जाता है यह गोली, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यह एक प्रकार का साप्ताहिक गोली है, यह इसे वीकली खाया जाता है, सप्ताह में 1 टैबलेट खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र यानी कहा जा सकता है कि सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा और सबसे कम यानी सबसे छोटा जीन कौन सा है, कौन सा गुणसूत्र है। सबसे छोटा गुणसूत्र और सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा पहले पूछ रहा है, तो गुणसूत्र नंबर 1 जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है गुणसूत्र नंबर
एक्स, गुणसूत्र एक्स, सॉरी ये वाला होगा गुणसूत्र एक एवं वाई जो है बड़ा और छोटा गुणसूत्र किस श्रेणी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। बोलता है द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणीय अनुपात, द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणीय यानी फिनोटिपिक अनुपात क्या है। तो द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है 9:3:3:1। इस दोनों के बारे में हम बता दें तो यह एक संकर क्रॉस का एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है ना, फिनोटिपिक अनुपात है। यह एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है। वहीं इसकी बात की जाए तो यह एक संकर क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात है, जीनोटिपिक अनुपात है। ठीक है, और ये रेशियो का बायोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है, ये रेशियो बायोलॉजी में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आज 42 यानी टोटल आज का सेट जो है आपका क्लियर हो गया। 42 क्वेश्चन का दूसरा सेट आज आपका क्लियर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में तीसरे सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।